नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आरसीईटी के एग्ज़ाम को लेकर जो अपनी वैकेंसी गुरु की वीडियोज़ आती हैं, उनका एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके सामने है। दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो आपके सामने ये है, इसके बाद एक और वीडियो 45 प्रश्न का आएगा। इस वीडियो में हम पूरे 35 प्रश्न पढ़ेंगे। आप सभी को एक-एक प्रश्न पढ़ना है, मैं एक-एक प्रश्न आपको ऑप्शन के माध्यम से समझाऊँगा। उसके बाद में आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है ना? और एक-एक प्रश्न गिनना आप। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिजली या उपयोगकर्ता। 4 ऑप्शंस हैं। एक बात ध्यान से सुन लेना, आरसीईटी का एग्जाम अब पहले की तरह नहीं होता कि कोई भी बच्चा जो है पढ़ के नहीं गया तो भी पास हो जाएगा। बहुत हार्ड पेपर आने लग गया। इस पेपर से आपको मालूम चल जाएगा, आपके प्रश्नों का पता लग जाएगा कि क्या तैयारी है। तो दोस्तों पूछ रहा है कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक नहीं है। देखो, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में होता है, बिल्कुल ये घटक है। सॉफ्टवेयर भी उसमें होता है, बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलोगे सर उसमें बिजली भी होती है। नहीं, बिजली कंप्यूटर का पार्ट थोड़ी ना है, कंप्यूटर का घटक थोड़ी है। तो बिजली नहीं है। उपयोगकर्ता यानी यूजर के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो ये 3 चीज तो कंप्यूटर के घटक है, पर बिजली उसका घटक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर आपने भी ये सोचा तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अब आप बात ध्यान से समझिए। डेटा इनपुट का मतलब होता है ये आपका कंप्यूटर है। अब आप इसमें जैसे इसमें लिखना चाहते हो ए, या इसमें कोई भी काम करना चाहते हो तो आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे ना। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके माध्यम से आप इसको आदेश दे सकते हो या निर्देश दे सकते हो? तो इनपुट करने के लिए काम में आता है। अब पहला ऑप्शन है, देखो, मॉनिटर। मॉनिटर से तो हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या चल रहा है। तो ये तो आउटपुट हो गया ना, इनपुट थोड़ी ना हुआ। ये क्या हो गया? आउटपुट, ठीक है। दूसरा प्रिंटर, प्रिंटर भी छापने का काम करता है, आउटपुट हो गया। तीसरा कीबोर्ड, हम कुछ भी लिखेंगे ना तो कीबोर्ड में जो भी दबाते हैं वो कंप्यूटर के अंदर लिखता है। तो ये इनपुट करने का काम करता है, अंदर लेकर जाता है, तो ये इनपुट कहलाता है, ठीक है। और स्पीकर, ये तो बाहर निकालता है आवाज को, कंप्यूटर में क्या आवाज है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो बाकी 3, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये तो आउटपुट हो गए और कीबोर्ड यहाँ पर इनपुट हो गया। चलते हैं तीसरे प्रश्न में। और मित्रों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना आरसीईटी में तो भी चिंता मत करिए, मैं आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझाऊंगा, आपको सारे 35 प्रश्न याद हो जाएंगे। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कौन है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है यानी दिमाग है? मित्रों, कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं क्या? नहीं। हार्ड डिस्क कहते हैं? नहीं। माउस कहते हैं? नहीं। सीपीयू कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा, आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, तो आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे? मित्रों, आप एमएस एक्सेल यूज करते हो ना। अब इसमें 3 सेल्स है, ऐसे 1 2 3। अब आप चाहते हो इन तीनों सेल की एक ही सेल बन जाए, मतलब ये बीच वाली जो लाइन है ना ये हट जाए। तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? यानी ये लाइनें जो है ना, ये वाली, ये जो लाइन है ये बीच वाली, ये हट जाए तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? दोस्तों, आप करोगे इसमें मर्ज एंड सेंटर। आप इनको मर्ज कर दोगे तो ये एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये हट जाएगी बीच में से। तो मर्ज एंड सेंटर इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। बाकी फॉर्मेट पेंटर क्या काम में आता है? फॉर्मेट पेंटर काम में आता है मित्रों, एक जगह से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना। जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है और ये बोल्ड है, बोल्ड है मान लो, ठीक है। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये बोल्ड नहीं है। अब आप इसको सेम फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो यानी बी भी बोल्ड हो जाए, तो आप फॉर्मेट पेंटर से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करके इस पे पेस्ट कर सकते हो। मतलब मैंने बोल्ड ओनली एक एग्जांपल के लिए दिया है, बोल्ड तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं एग्जांपल के लिए समझाया हूं ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है किसी कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग लगाना। जैसे 10 से लेकर 50 के बीच में यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको केवल 20 से लेकर 30 के बीच में जो नंबर है उन्हीं को कलर करना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। और रैप टेक्स्ट जो होता है, जैसे आप किसी पेज में लिखते हो और लाइन में लिखते लिखते अपने आप यहाँ तक चले जाते हो ना, ठीक है। अब चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेक्स्ट यहाँ से लाइन, नई लाइन शुरू हो जाती है ना। तो ये रैप टेक्स्ट के ऑप्शन के माध्यम से होती है। 5वां क्वेश्चन देखिए, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबाते हो, यानी कीबोर्ड में एक बटन होता है दोस्तों इंसर्ट नाम का। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और टाइप करते करते क्या हो गया, गलती से आपसे इंसर्ट बटन दब गया, तो इसका क्या प्रभाव है? इससे क्या होगा? टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है क्या? नहीं। टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही है।
ओवरलैपिंग हो जाती है टेक्स्ट की, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। फॉन्ट परिवर्तन हो जाता है, नहीं। दस्तावेज सेव हो जाता है, नहीं। दोस्तों ओवरलैपिंग का मतलब होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम, ठीक है, अब आपका कर्सर यहाँ है तो अगर, और इधर भी कुछ लिखा हुआ है, आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आपका कर्सर यहाँ है, गलती से आपसे इंसर्ट हो गया ना, इंसर्ट दब गया, अब आप कुछ भी लिखोगे तो ये आगे वाला मिटता जाएगा। मतलब आपने ए लिखा तो आर मिट जाएगा, फिर आपने बी लिखा तो ए मिट जाएगा, और आपने सी लिखा तो एम मिट जाएगा, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो ये अधिलेखित होना शुरू हो जाता है। वापस बंद करना हो, आप चाहते हो कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये आगे खिसकता रहे और बीच में कुछ लिखता जाए, तो आप इंसर्ट बटन को वापस दबा दो। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। अगर आपने भी यही सोचा था तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी सहायता करेगा। निम्न में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी, लाइनेक्स, एंड्रॉइड या फिर एमएस डोस। मित्रों यहाँ पर जो देख रहे हो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, ये कोई कंप्यूटर का है कोई मोबाइल का है, पर यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल का कौन सा है। तो दोस्तों मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स कंप्यूटर का है, ठीक है। विंडोज एक्सपी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है और एमएस डोस भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है? यानी कि किसका उपयोग करके आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो और क्लासरूम मतलब क्लासरूम का एक टूल है, इसके रूप में इसका उपयोग कर सकते हो। गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप या फिर जूम। मित्रों यहाँ पर सही जवाब है जूम। जूम का उपयोग करके आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ठीक है। जूम ऐप आपने सुना होगा। अगला देखिए 8वां। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ध्यान से सुनना इस बात को। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालन करना, और सिस्टम यानी उसको चलाने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसा एक सिस्टम या फिर ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल क्रोम भी नहीं है और पेंट भी नहीं है, ठीक है। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है फिर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आप डॉक्यूमेंट बना देते हो ना अपने। एमएस वर्ड में तो आप अपना बायोडाटा, रिज्यूम वगैरह बनाते हो, तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। अगर विंडोज 10 नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। गूगल क्रोम तो ब्राउजर है जिसमें आप इंटरनेट चला सकते हो, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और पेंटिंग जिसमें आप ड्राइंग बनाते हो, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज 10 क्या हो गया? एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नवा, आप 50 ग्राहक को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एमएस वर्ड में मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? दोस्तों आपसे पूछ रहा है एमएस वर्ड में अगर आपको एक से अधिक, यानी कि बहुत सारे लोगों को, यानी 50, 100, 200, 500 इतने लोगों को अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करके भेजना है, ठीक है, तो आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मेल मर्ज के दो महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है, यानी उसमें क्या क्या दो चीजें हैं जो काम में आती है। पहला है एक खाली दस्तावेज और एक इमेज फाइल। दूसरा, एक एकल पूर्णतः टाइप किया हुआ पत्र और ईमेल पतों की सूची। तीसरा, एक पूर्व डिजाइन किया गया वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट। और एक है एक मुख्य दस्तावेज टेम्पलेट और डेटा सोर्स। दोस्तों ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। एक पूर्णतः टाइप किया हुआ लेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लेटर तो भेजोगे आप, और दूसरा किसको भेजोगे उनकी एड्रेसेस की सूची आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। एक तो पूरा लेटर होना चाहिए और एक किसको हमें लेटर भेजना चाहिए उनकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। दो चीजें इसमें कंपलसरी है, तभी आप इतने लोगों को कोई भी लेटर भेज पाओगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 10वां, डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? दोस्तों डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और उसको संसाधित कर सकता है, उसको दोस्तों बिट कहते हैं। अपन क्या कहते हैं दोस्तों? बिट कहते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी होती है बाइट, उसके बड़ी किलोबाइट और उसके बड़ी मेगाबाइट। 11वां है पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स होती है ना दोस्तों, उसका ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। मैं बता देता हूँ पहले से ही, लैंडस्केप। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कई पेज ऐसे होते हैं और कई पेज ऐसे होते हैं। जैसे बोर्ड का एग्जाम लगता है तो कॉपियां वगैरह होती है ना, तो वगैरह होती है, वो ऐसे होती है चौड़े फॉर्मेट में,
और सामान्य फोटोकॉपी कराते हैं तो वो इस फॉर्मेट में होती है। ये जो फॉर्मेट है ना सीधा वाला, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। और ये वाला जो फॉर्मेट है ना आड़ा वाला, इसको कहते हैं लैंडस्केप, आड़ा। अब पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड होती है दोस्तों वो ऐसी होती है, ठीक है, यानी उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है। अब बताओ इसको कौन सा फॉर्मेट कहोगे? आप बोलोगे सर लैंडस्केप कहेंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला, एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। अगर दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपके एग्जाम में अच्छी परसेंटेज बनेगी। और वास्तव में समझ पा रहे हो, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में वास्तव में आ ही रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को महत्वपूर्ण वीडियो है। एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। दोस्तों एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान नंबर से की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। एमएस एक्सेल की एक सीट होती है ऐसी, आपने देखी होगी, उसमें ऐसी लाइनें होती हैं, ठीक है, ये जो लाइनें है ना ये वाली, ये वाली। अब यहाँ पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, है ना। और एक कुछ लाइनें ऐसे खिंची हुई होती है इस प्रकार से। ये एमएस एक्सेल की सीट ऐसी होती है ना, ऊपर लिखा होता है ABCDE, ऐसे आगे आगे भी लिखा होता है। दोस्तों ये जो सीधे वाले हैं ना, ये वाले, ये वाले जो है इनको हम कॉलम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कॉलम। और ये जो आड़ी वाली है ना, ये वाली, इनको दोस्तों हम कहते हैं रो, ठीक है। और रो जो होती है ना, रो को हम पंक्ति कहते हैं हिंदी में। रो को क्या कहते हैं? पंक्ति। अब ये पंक्तियों की पहचान कैसे हो रही है? 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है यानी नंबर से, ठीक है। और ये जो कॉलम है इनकी पहचान किससे हो रही है? ABCD यानी अक्षर से। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर पूछा जाए पंक्तियों का पूछ रहा है तो आप क्या जवाब दोगे? नंबर। और अगर यहाँ पर कॉलम का पूछता है तो आप स्तंभ, कॉलम को हिंदी में स्तंभ भी कहते हैं, स्तंभ, तो इसका आप बताते अक्षर। तो सही जवाब 12वीं में ऑप्शन बी होगा। अगर ये प्रश्न वास्तव में समझ में आया आपको तो आपने आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। 13वां है टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? मित्रों टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फॉन्ट होता है। फॉन्ट यानी लिखने का स्टाइल। जैसे कई बार हम ए को ऐसे लिखते हैं, कई लोग ए ऐसा लिखते हैं, कई लोग ए ऐसे लिखते हैं, कई लोग ए ऐसे लिखते हैं, तो अलग अलग स्टाइल हो गई ना लिखने की। तो ये जो लिखने की स्टाइल इसको हम फॉन्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 14वां देखिए, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है? यानी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आप चला रहे हो एमएस एक्सेल। अब आज एमएस एक्सेल में आप वर्तमान डेट, आज की तारीख लेना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों आप इसमें एक फॉर्मूला लगाओगे, बराबर टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ऑफ और एंटर दबा दोगे। ये फॉर्मूला आप जैसे लगाओगे तो आज की तारीख, वर्तमान डेट जो है वो आ जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 15वां, खालिस्तान का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। अब ध्यान से सुनना। आप चाहते हो कि आपका ये पेज है और ऐसे आपके पास पूरे 50 पेज है। कितने पेज हैं? 50। आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, आपके पास टोटल 50 पेज है। सभी 50 पेजों के ऊपर या तो आप यहाँ और या फिर यहाँ पर नीचे आप कुछ लिखना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि सभी पेजों में इस जगह है ना RC8 लिखा हुआ है सारे पेजों में, और नीचे है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या, नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर। ओके, तो दोस्तों इसके लिए आप 50 पेजों में सभी में लिखना चाहते हो, दोहराना चाहते हो, सब प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराना चाहते हो, तो आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हेडर और फुटर। 16वां, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अंतिम क्रिया को वापस लाने के लिए यानी अंडू करने के लिए। अंडू यानी जो डू किया था आपने, डू यानी करना, जो किया था उसको वापस करना, पुनः वापस करने के लिए अंडू के लिए आप Ctrl+Z शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अंडू की शॉर्टकट यानी जैसे यहाँ पर मैंने ए लिखा और गलती से ए मिट गया, अब इस ए को वापस लाना चाहता हूं तो मैं Ctrl+Z दबा दूंगा, अंडू कर दूंगा। Ctrl+X जो होता है ये कट करने के काम में आता है, काटने के। Ctrl+Y होता है ये रीडू करने के काम में आता है। रीडू का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ए लिखा और ये गलती से मिट गया तो मैंने इसको अंडू कर दिया, ठीक है, वापस आ गया। अब वापस भेजना है तो रीडू कर दो, ठीक है। और Ctrl+S काम में आता है सेव करने के। आगे चलते हैं। 17वां, एमएस वर्ड में
यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के भीतर एक क्लिक करके योग्य लिंक बनाना चाहते हो तो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, तो आप आमतौर पर किसका यूज करते हैं? ऑप्शन है वेब पते के लिए हाइपरलिंक, बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक, किसी अन्य दस्तावेज का क्रॉस रेफरेंस या फिर टेक्स्ट बॉक्स। मित्रों, ये पूछ रहा है आपका एक पेज है और एक और पेज है, 2 पेज है आपके पास। अब आप यहाँ पर आपने एक हेडिंग लिखी, यहाँ पर आपने लिखा पेज नंबर 5, मान लो ये पेज नंबर 5 है। आप चाहते हो उस पेज नंबर 5 के ऊपर जैसे ही मैं माउस से क्लिक करूं और ये पेज खुल जाए, तो इसके लिए दोस्तों आप ऑप्शन बी बुकमार्क लगाएंगे और उसके बाद बुकमार्क का हाइपरलिंक बना देंगे। बुकमार्क बनाकर क्या कर देंगे, उसका हाइपरलिंक बना देंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन बी जवाब दिया या सोचा मन में तो बिल्कुल ठीक आपका आंसर है। 18वां, एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? मित्रों, एमएस वर्ड में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट, मतलब आपके छोटे छोटे कक्ष है यानी सेल्स है, इन सेल्स में ही आप चार्ट बनाना चाहते हो। ठीक है, इन सेल्स में क्या बनाना चाहते हो, आप चार्ट बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आप स्पार्क लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। मित्रों, इनको हम स्पार्क लाइन कहते हैं। एमएस एक्सेल में छोटे छोटे जो चार्ट होते हैं जो एक सेल के बीच में आ जाते हैं, उनको हम स्पार्क लाइंस के नाम से जानते हैं। 19वां, बिल्कुल इजी सा है, आप सबको कमेंट करके इसका जवाब देना है। आपको कमेंट करके जवाब देना है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर कमेंट करके आप ही बताइए। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? अगर आपको नहीं आता तो आप पूछ लेना कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, मैं आपको कमेंट करके जवाब दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते। 20वां, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? मतलब दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे थे, काम करते करते अचानक आपको एक ईमेल प्राप्त हुआ, आपके पास एक ईमेल आ गया और इस ईमेल में आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा संदिग्ध है, कुछ गड़बड़ हो सकती है इसके अंदर, मतलब वायरस वगैरह हो सकते हैं। और उस ईमेल में एक अटैचमेंट भी आया है। अटैचमेंट का मतलब होता है कोई फाइल उसके साथ जुड़ी हुई है, यानी किसी ने आपको फाइल भेजी है। अब आप क्या करोगे? पहला, फाइल को डाउनलोड करके खोलोगे, इसे अपने जो मित्रों को भेज दोगे, फॉरवर्ड कर दोगे, सत्यापन के लिए रिप्लाई दोगे कि भैया कौन हो तुम, क्यों मेल भेज रहे हो, या फिर स्पैम या इस फिशिंग के रूप में इसकी रिपोर्ट कर दोगे। तो दोस्तों, एक अच्छे नागरिक के नाते आप इसको स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट कर दोगे। इसकी रिपोर्ट कर दोगे, किसी ने मुझे एक गलत ईमेल भेजा है जिससे और किसी लोगों को भी ये भेजेगा, तो रिपोर्ट अगर आप कर दोगे तो जो ईमेल प्रोवाइडर है आपको, जैसे जीमेल है, वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा सही तरीका है? दोस्तों, जब भी आप अगर सिक्योर पासवर्ड बनाओ, सुरक्षित पासवर्ड, तो आप अपने नाम का प्रयोग करोगे क्या? नहीं, सुरक्षित पासवर्ड में नाम मत रखो केवल। पासवर्ड 1 2 3 जैसे सरल शब्दों का प्रयोग करोगे क्या? नहीं। अक्सर, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करोगे क्या? बिल्कुल सही है। और इसे अपने मॉनिटर पर एक स्टिकी नोट पर लिखोगे क्या? नहीं। तो दोस्तों, आप उसमें अक्षर, नंबर और चिन्ह सबका इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूँ यहाँ पर, जैसे वैकेंसी, ठीक है, इसमें मैंने बी बड़ा लिखा, $, @532। अब इसमें हमने क्या किया, अक्षर भी लिखे, विशेष चिन्ह भी यूज किया और नंबर भी यूज किए, तो एक मजबूत पासवर्ड है, सिक्योर पासवर्ड है। तो आप अक्षर, संख्या और प्रतीकों का यूज करेंगे। 22वां, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट करना क्यों महत्वपूर्ण है? आप अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट क्यों लगाते हो? तो दोस्तों, रिस्टोर पॉइंट इसलिए लगाते हैं, मान लो अपना कंप्यूटर आज हमने रिस्टोर पॉइंट लगा दिया, ठीक है, अभी मतलब आज मान लो 10 बज रहे हैं, ठीक है, आज 10 बजे हमने एक अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट कर दिया। अब आज के 2 दिन बाद कंप्यूटर खराब हो गया, तो आज का 10 बजे तक का पूरा डेटा हम वापस बैकअप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं दोस्तों? बैकअप ले सकते हो। तो रिस्टोर पॉइंट क्यों आवश्यक है? देखो, सभी व्यक्तिगत फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए नहीं, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्याएं होने पर सिस्टम को वापस ला सकते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरनेट ब्राउजिंग की गति बढ़ाने के लिए नहीं, नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए नहीं। तो एक समय बिंदु बनाना
यानी आज 10 बजे का आपने एक बिंदु बना दिया, पॉइंट बना दिया, रिस्टोर पॉइंट बना दिया। अब अगर कंप्यूटर में कोई समस्या हो गई तो अब तक का डेटा अपने को बैकअप वापस मिल जाएगा। ठीक है। 23वां, निम्न में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? यानी राजस्थान में ई गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा दी गई ऑनलाइन योजना या फिर ऑनलाइन सहायता जिससे आप यूज कर सकते हैं। तो अमेजॉन नहीं, फ्लिपकार्ट नहीं, ई मित्र बिल्कुल सही है। ई मित्र राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस सर्विस है। ई गवर्नेंस सर्विस का मतलब होता है गवर्नमेंट की कोई ऐसी सेवा जिसका हम ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं, ई गवर्नेंस कहलाता है। तो ई मित्र गवर्नमेंट हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करवाती है, इसके माध्यम से आप सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। इस योजना की शुरुआत सन 2004 में की गई थी, सन 2004 में की गई थी। ठीक है, उस समय वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। आगे चलते हैं, पीडीएफ का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं एडोब फोटोशॉप, नहीं, यहां पर पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ओपन सोर्स ऑफिस सूट। दूसरा लिब्रे ऑफिस, तीसरा ऑटोकैड, चौथा टेली ईआरपी। दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस एमएस ऑफिस की तरह ही होता है, इसमें भी वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। तो लिब्रे ऑफिस में भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर होता है और स्प्रेडशीट इसमें होता है कैलकुलेशंस करने के लिए, और पावर पॉइंट के रूप में प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर भी इसमें होता है। तो लिब्रे ऑफिस इसका सही जवाब है। कई बार एमएस वर्ड नहीं होता है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 26वां, वेबसाइटों पर कैप्चा का कार्य क्या है? आप देखते होंगे दोस्तों कैप्चा क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप किसी को भी लॉगिन करते हो ना कहीं पे भी, तो एक ऑप्शन आपके पास होता है आईडी लिखने का, है ना, यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, यूजर आईडी। एक आपके पास एक ऑप्शन होता है पासवर्ड लिखने का, और एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कैप्चा, कैप्चा यानी इसके अंदर कुछ कैप्चा लिखो। जो यहाँ पर एक फोटो होती है उस फोटो में से देख के यहाँ पर लिख दो। तो ये कैप्चा का काम क्या है? डेटा एनक्रिप्ट करना? नहीं। डेटा को सुरक्षा देता है क्या? नहीं। वायरस की अनुमति देना? नहीं। मनुष्य को बोट से अलग करना, यानी कई बार क्या होता है आईडी पासवर्ड किसी बोट के हाथ में चला जाता है ना, तो वो लॉगिन कर लेता है, पर मनुष्य होगा तभी यहाँ से कैप्चा देख के कॉपी करके डालेगा, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ उसको देख के लिखेगा। वरना बोट तो क्या करता है, उसको तो रटे रटाई चीजें होती है वो बता देता है। मनुष्य क्या करता है, उसमें से देख के और उनको ही लिखेगा, तभी वो लॉगिन होगा। तो मनुष्य को बोट से अलग करने के लिए कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। 27वां, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? कौन सा ऐसा टूल है जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को एडिट करने और सेव करने की अनुमति देता है? दोस्तों गूगल डॉक्स। गूगल का डॉक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बना भी सकते हो और ऑनलाइन सेव भी कर सकते हो। भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है? तो दोस्तों भारत में आयकर सेवाओं के लिए जो आधिकारिक ऑथेंटिक पोर्टल है ना, उस पोर्टल का नाम है incometax.gov.in। ठीक है, incometax.gov.in, ऑप्शन सी। 29वां, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? मतलब ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को जब आप अपलोड करते हो ऑनलाइन तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों एक बात ध्यान में रहे, आप उस इमेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। इमेज को ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है? यानी ऑप्टिमाइज टूल का यूज करके आप उस इमेज को ऑप्टिमाइज करो और उसके बाद उसको अपलोड करो। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? फाइल एक होती है, उसकी साइज को कम करना, साइज कम करना, और क्वालिटी में कमी नहीं करना। क्वालिटी में कोई कमी नहीं, क्वालिटी कम नहीं होगी, केवल फाइल की साइज कम होगी। ऐसा करोगे अगर आप तो उसको कहेंगे फाइल को ऑप्टिमाइज करना। मतलब आप सोचो कि आप गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पर फोटो अपलोड कर रहे हो, अब आप एक एक व्यक्ति 5-5 10-10 MB की फोटो अपलोड करेंगे तो उसका सर्वर तो भर ही जाएगा। तो आप क्या करो, 100 KB 50 KB ऐसे छोटी छोटी इमेजेस अपलोड करो। ठीक है, ऐसे कैसे करोगे? आप उसे इमेज को ऑप्टिमाइज टूल की बहुत सारी वेबसाइट्स होती है,
तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन की जो वेबसाइट्स होती है वहां पर जाओ, इमेज को अपलोड करो और वो ऑटोमेटिक उसकी साइज को कम कर देगा, फिर उस फाइल को आप अपलोड करो। ठीक है। तीसवा कथन 1 और 2 है, सही और गलत बताना है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा देता है, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन लर्निंग में विद्यार्थी घर से बैठे बैठे पढ़ सकता है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो ना। और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नहीं, डिजिटल सिग्नेचर तो केवल सॉफ्ट कॉपी को क्या करता है, मुद्रित करता है, वेरीफाई करने का काम करता है। तो ऑप्शन 1 सही और दूसरा गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। 31वां, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी आपसे पूछ रहा आपका कंप्यूटर है, अब आप जो भी बोल रहे हो इस कंप्यूटर के अंदर चला जाए, कुछ भी बोलोगे कंप्यूटर के अंदर चला जाना चाहिए रिकॉर्ड होने के लिए। तो आप किसका उपयोग करोगे दोस्तों, माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन यानी माइक, माइक बोलते हैं ना अपन। माइक क्या होता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं और आवाज मशीन में चली जाती है, वो माइक कहलाता है। तो माइक्रोफोन का आप इस्तेमाल करोगे, वाईफाई का आप नहीं करोगे, ध्वनि नियंत्रण नहीं करोगे। स्पीकर का यूज तो हम, अब कई लोग इसका आंसर स्पीकर दे देंगे। स्पीकर तो आउटपुट करता है, कंप्यूटर से आवाज को बाहर निकालने का काम करता है। 32वां है, विंडोज 2011 में फाइल पाथ का एक मान्य उदाहरण कौन सा है। फाइल का पाथ कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर फाइल का पाथ है, यहाँ पर ऑप्शन सी, ये फाइल पाथ है। यानी सी के अंदर VMOU RCIT-EX नाम की एक फाइल सेव है, फोटो सेव है, ये फाइल का पाथ है। ठीक है। ये आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस। ये क्या है, वेबसाइट का URL है, वेबसाइट का URL एड्रेस। ठीक है। तो ये फाइल का पाथ ऑप्शन ए है। 33वां, डॉट मैट्रिक एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, डॉट मैट्रिक एक प्रकार का प्रिंटर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, डॉट मैट्रिक एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है। ना टेप है, ना डिस्क है, ना बस है। 34वां, MS एक्सेल में एक फंक्शन है बराबर LEFT VMOU, 2, इसका आउटपुट क्या होगा। अगर MS एक्सेल में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आपको लेफ्ट साइड से VMOU जो 4 शब्द है, इनमें से लेफ्ट साइड से आपको 2 अक्षर चाहिए। अब लेफ्ट साइड से 2 अक्षर देखो, V और M हुआ ना, V और M हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगर यहाँ पर पूछता राइट साइड से, तो यहाँ पर फंक्शन होता है बराबर RIGST ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर VMOU और 2, ये फंक्शन होता तो इसका आंसर होता OU। समझ गए ना, लेफ्ट से पूछ रहा है तो VM। अगला प्रश्न है 35वां और लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद में आप कमेंट करके बताओगे कि 35 में से कितने प्रश्न सही है, साथ ही ये बताओगे कि आप राजस्थान में किस जगह से इस वीडियो को देख पा रहे हो। ठीक है मित्रों, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हो। आप अपने कंप्यूटर कार्यालय में ऑफिस में काम कर रहे हो तो बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करके जाना चाहिए, इसलिए करके जाना चाहिए दोस्तों, ताकि कोई भी आपकी फाइलें और पासवर्ड को नहीं चुराए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी फाइलों पासवर्ड को चुरा सकता है। तो आप लॉग ऑफ करके जाओ, फिर आओ वापस तो पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लो। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके बताइए। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा 45 प्रश्नों का, वो भी आप जरूर देखना, महत्वपूर्ण रहेगा। और आपके RCET की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए वैकेंसी गुरु हमेशा तत्पर है। बेस्ट तैयारी, सुबह 8 बजे वीडियो, शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास आपको मिलेंगी। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।